बीजेपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज से एक नवीन युग की शुरुआत हुई है। बीजेपी ने एक युवा चेहरे को संगठन की कमान सौंपकर स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी को युवा नेतृत्व की क्षमता और ऊर्जा पर पूरा भरोसा है। बिहार के लाल को मिली यह जिम्मेदारी पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है, लेकिन नितिन नवीन के लिए यह पद चुनौतियों से भरा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नितिन नवीन बीजेपी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आज मंगलवार को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनको माला पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में देश भर के नेताओं का जमावड़ा हुआ। बीजेपी के 1980 में गठन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहले पार्टी अध्यक्ष बने थे और 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी उनके उत्तराधिकारी बने थे। आडवाणी ने 3 कार्यकाल तक बीजेपी अध्यक्ष के रूप में काम किया, जबकि इस पद पर रहने वाले अन्य लोगों में मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, कृष्णमूर्ति वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हैं। यह पहली बार है कि बिहार से कोई नेता पार्टी का अध्यक्ष बना है। नितिन नवीन का जन्म बीजेपी के जन्म से करीब 2 महीने बाद 23 मई 1980 को हुआ था। अब उन्हीं नितिन नवीन के पास बीजेपी की जिम्मेदारी है। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष तब बने हैं जब बीजेपी शुरुआती दौर से ज्यादा मजबूत है। आज बीजेपी की 240 लोकसभा सीटें हैं और 21 राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की सरकार है। राज्यसभा में भी बीजेपी के 99 सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नितिन नवीन के सामने कोई चुनौती नहीं होगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि नितिन नवीन के लिए फिलहाल अमित शाह और मोदी ही चुनौती हैं और वही समाधान भी। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने को 2 तरीकों से देखा जा रहा है। बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले लोगों का कहना है कि यह ऐसी पार्टी है जहां आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के आलोचकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं पार्टी में वही होता है। यह बात सही है कि बीजेपी में लगभग अनजान कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में ऊपर तक आने का मौका मिलता है। नितिन नवीन ने बहुत लोगों को साइडलाइन तो नहीं किया, लेकिन ओवरटेक जरूर किया है। लेकिन ओवरटेक करने की उनकी क्षमता न तो राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई थी और न ही उनके गृह राज्य बिहार में। प्रदेश स्तर पर दूसरी तरफ वाजपेयी और आडवाणी जब जनसंघ के अध्यक्ष इस उम्र में बने थे तो वे खुद को साबित कर चुके थे। ऐसे में यह बात भी दुरुस्त नजर आती है कि नितिन नवीन का चयन इसलिए हुआ क्योंकि वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के वफादार हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नितिन नवीन ने संगठनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया था। कहा जाता है कि नवंबर 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर नितिन नवीन ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को खास तौर पर प्रभावित किया, जब पार्टी ने भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराकर अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी। उन्हें छत्तीसगढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रभारी भी नियुक्त किया गया, जहां पार्टी ने राज्य में सभी सीटें जीत ली। जुलाई 2024 में उन्हें राज्य का पार्टी प्रभारी बनाया गया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के सामने इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें भी किसी भी राज्य में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन असली चुनौती 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना होगा। ये चुनाव ऐसे समय में होंगे जब देश परिसीमन की प्रक्रिया से गुजर रहा होगा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जा रहा होगा। ऐसे में नए अध्यक्ष को बदले हुए राजनीतिक माहौल के अनुरूप पार्टी को तैयार करना होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण उस परिसीमन के बाद लागू होगा, जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद कराई जाने वाली पहली जनगणना के आधार पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का मकसद 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करने का है। सरकार ने जनगणना शुरू करने की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। यह 1 मार्च 2027 की स्थिति के मुताबिक देश की जनसंख्या का आकलन प्रस्तुत करेगी। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया के लिए मंच तैयार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की उम्र 2029 के लोकसभा चुनाव में 80 साल के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में बीजेपी का नेतृत्व मोदी के बाद कौन करेगा, इस सवाल से भी नितिन नवीन को जूझना पड़ेगा। 2013 में नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो यह बहुत सहमति से नहीं हुई थी।
आडवाणी ने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन नहीं किया था। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत के रूप में देखा जाता है, लेकिन अमित शाह की स्वीकार्यता पर सर्वसम्मति बनाने की चुनौती बनी रहेगी। बीजेपी में मोदी के बाद कौन सवाल का जवाब ढूंढना भी एक चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी में शीर्ष के नेतृत्व के बाद नीचे के नेतृत्व गायब है और भविष्य में बीजेपी को इस संकट से जूझना पड़ेगा। इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सकता है कि मोदी के बाद के नेतृत्व के लिए अमित शाह बनाम योगी की स्थिति बन सकती है। इस तरह की कशमकश 2013 में भी बीजेपी के भीतर देखने को मिली थी, जब आडवाणी वाली टीम से बीजेपी बाहर आई। नितिन नवीन अमित शाह की पसंद है, लेकिन योगी के साथ उनके संबंध कैसे होंगे ये भी मायने रखता है। बीजेपी के हर नेतृत्व के लिए हमेशा के लिए कुछ चुनौतियां समान रही हैं। भारत की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता को जोड़ने की चुनौती हमेशा से बीजेपी के लिए रही है। दक्षिण और पूरब में हमेशा से बीजेपी के लिए यह समस्या रही है। बीजेपी के उत्तर और पश्चिम के नेताओं के लिए दक्षिण और पूरब की सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता चुनौती रही है। इस चुनौती से नितिन नवीन को भी टकराना होगा। इसके अलावा मजबूत क्षेत्रीय और जाति आधारित पार्टियां भी बीजेपी के लिए चुनौती रही हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इन दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नितिन नवीन को इससे निपटने के लिए कोई आसान तरीका मिल जाएगा ऐसा नहीं लगता, लेकिन बिहार में 20 साल बाद भी एनडीए की जीत के पीछे की मेहनत और अनुभव नितिन नवीन के काम आ सकता है। बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी सत्ता विरोधी लहर की जगह सरकार के पक्ष में बार बार जन समर्थन जताने में सफल रही है। गुजरात जैसे राज्य में 3 दशक से पार्टी सत्ता में है, वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। इन राज्यों में सरकार और संगठन के बीच सामान्य के साथ जन समर्थन को बनाए रखना भी चुनौती होगी। बिहार के संदर्भ में भी चर्चा है कि बिहार बीजेपी में भारी गुटबंदी है। ऐसे में इस गुटबंदी को खत्म करने के साथ साथ जेडीयू सहित एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ सामंजस्य बैठाना भी चुनौती मानी जा रही है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।